नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है जिसका नाम है पॉलिटिकल थियरी एंड कंसेप्ट, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 3 और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, व्यवहारवाद की सीमाओं को दूर करने के लिए डेविड ईस्टन ने 1969 में किस नए आंदोलन की घोषणा की थी? तो डेविड ईस्टन के द्वारा 1969 में उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा की गई थी। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत को विकसित करने का मुख्य श्रेय किसे जाता है? तो व्यवस्था सिद्धांत को विकसित करने का मुख्य श्रेय जो है डेविड ईस्टन को जाता है। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उस पुस्तक के लेखक जो है हेरोल्ड लासवेल माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है? तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति, प्रभाव और सत्ता का अध्ययन है। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मूल्य निरपेक्षता किस दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता है? तो मूल्य निरपेक्षता जो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन कैसा था? तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन पाश्विक, एकाकी और अल्पायु था। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और वह अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है, यह किसने कहा? तो यह अरस्तू के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रूसो के अनुसार सामाजिक समझौते के बाद व्यक्ति किसकी आज्ञा का पालन करता है? तो सामाजिक समझौते के बाद व्यक्ति जो है सामान्य इच्छा की पालन करता है। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक रहा है? तो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के निर्माण में रक्त संबंध, धर्म, आर्थिक आवश्यकताएं ये सभी सहायक रहे हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अहस्तक्षेप का सिद्धांत राज्य के किस स्वरूप का समर्थन करता है? तो अहस्तक्षेप का जो सिद्धांत है वो पुलिस राज्य का समर्थन करता है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता का अविभाज्यता का लक्षण क्या दर्शाता है? तो अविभाज्यता का जो लक्षण है ये दर्शाता है कि संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, कानूनी संप्रभुता का विचार सबसे स्पष्ट रूप से किसने दिया? तो कानूनी संप्रभुता का विचार जो है जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा जो है संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, बिलोबी के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बहुलतावाद के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो बहुलतावाद के अनुसार संप्रभुता जो है समाज के विभिन्न संघों और समुदायों में निवास करती है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, वास्तविक संप्रभु वह होता है जो वास्तव में शक्ति का प्रयोग करता है। तो बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक कानून और साधारण कानून में क्या अंतर है? तो 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संवैधानिक कानून सर्वोच्च होता है और शासन के ढांचे को तय करता है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कानून का निर्माण करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? तो कानून का निर्माण करने वाली संस्था को व्यवस्थापिका कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, दंड का निरोधात्मक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो दंड का निरोधात्मक सिद्धांत जो है अपराधी को अपराध करने से रोकने पर बल देता है। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन था? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक जो है टी.एच. ग्रीन थे। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किस प्रकार की समानता का प्रतीक है? तो यह जो है राजनीतिक समानता का प्रतीक है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत में अज्ञानता के पर्दे का विचार क्यों दिया? तो 21 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निष्पक्ष न्याय की स्थापना के लिए उन्होंने अज्ञानता के पर्दे का विचार दिया, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति किसने कहा? तो सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति जो है मैक्स वेबर के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रभाव का स्रोत क्या हो सकता है? तो प्रभाव का स्रोत जो है प्रतिष्ठा और ज्ञान हो सकता है, धन और संपत्ति हो सकता है, व्यक्तित्व हो सकता है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 24 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति के विकास में कौन सा तत्व बाधक है? तो राजनीतिक संस्कृति के विकास में कट्टरपंथ और संकीर्णता बाधक है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ पश्चिमीकरण ही है? आपको बताना है ये कथन सही है या सही नहीं है। तो नहीं, यह अनिवार्य नहीं है। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत क्या मानता है? तो अधिकारों का कानूनी सिद्धांत जो है मानता है अधिकार राज्य की देन है। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आदर्शवाद राज्य को क्या मानता है? तो आदर्शवाद राज्य को जो है साध्य मानता है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजवाद के अनुसार उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? तो समाजवाद के अनुसार उत्पादन के साधनों पर जो है समाज या राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाजवाद किन दो विचारधाराओं का मिश्रण है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद जो है लोकतंत्र और समाजवाद का मिश्रण है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य किसे मिलता है? तो अतिरिक्त मूल्य जो है मार्क्स के अनुसार वो पूंजीपति को प्राप्त होता है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, वर्ग विहीन समाज की कल्पना किसने की थी? तो वर्ग विहीन समाज की जो कल्पना है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है? तो साम्राज्यवाद का अर्थ है एक शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे पर नियंत्रण। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, नारीवाद का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो नारीवाद का मुख्य लक्ष्य है लैंगिक समानता। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण ने विश्व को क्या बना दिया है? तो वैश्वीकरण ने विश्व को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। तो ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय शासन में कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन में शक्तियों का पृथक्करण कैसा होता है? तो अध्यक्षात्मक शासन में शक्तियों का जो पृथक्करण होता है वो अत्यंत कठोर होता है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, संघात्मक शासन में लिखित संविधान क्यों जरूरी है? तो 39 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों को स्पष्ट करने के लिए लिखित संविधान जरूरी होता है संघात्मक शासन में। तो डी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, एकात्मक शासन में राज्यों या प्रांतों की स्थिति कैसी होती है? तो 40 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वे केंद्र के अधीन होते हैं। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए शक्ति को शक्ति से काटना चाहिए, यह किसका विचार है? तो यह जो विचार है ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दबाव समूह का प्रमुख लक्षण क्या है? तो दबाव समूह का प्रमुख लक्षण है चुनाव नहीं लड़ते, वे सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते, वे अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, द्विदलीय प्रणाली वाले दो प्रमुख देश कौन से हैं? तो द्विदलीय प्रणाली वाले जो दो प्रमुख देश हैं वो अमेरिका और ब्रिटेन हैं। यहाँ पर और भी दल हैं लेकिन प्रमुख रूप से जो है दो ही दल पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा।
44 नंबर प्रश्न है बहुदलीय प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? तो बहुदलीय प्रणाली का जो मुख्य लाभ है वो मतदाताओं के पास अधिक विकल्प होते हैं। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है संसद का ऊपरी सदन भारत में क्या कहलाता है? तो संसद का ऊपरी सदन भारत में राज्यसभा कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है संविधानवाद का अर्थ क्या है? तो संविधानवाद का अर्थ है संविधान के अनुसार शासन। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है अधिनायकवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या होता है? तो अधिनायकवाद में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण दमन हो जाता है। डी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस की आवश्यकता है, उच्च शिक्षा की आवश्यकता है, स्वतंत्र विचार विमर्श की आवश्यकता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 51 नंबर प्रश्न है सामाजिक न्याय का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सामाजिक न्याय का मुख्य लक्ष्य है समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है जिसका अपना कोई राजकीय धर्म न हो और सभी धर्मों का सम्मान करे। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भारत में उदाहरण है। क्या उदाहरण है आपसे पूछा गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है आनुपातिक प्रतिनिधित्व किसके लिए उपयोगी है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए उपयोगी है। सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है मताधिकार कैसा अधिकार है? तो मताधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार है। डी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है उत्तर आधुनिकतावाद किस पर बल देता है? तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है स्थानीयता और विभिन्नता पर बल देता है। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का मुख्य केंद्र क्या था? तो व्यवहारवाद का मुख्य केंद्र जो है मानव का राजनीतिक व्यवहार था। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं द पॉलिटिक्स ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो द पॉलिटिक्स ग्रंथ के रचयिता जो है अरस्तु हैं। सी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 प्रमुख विचारक कौन हैं? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो 3 प्रमुख विचारक हैं वो हाब्स, लॉक और रूसो हैं। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत क्या मानता है? तो राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत मानता है कि राज्य एक विकास का परिणाम है। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं शक्ति के पीछे जब वैधता जुड़ जाती है तो वह क्या बन जाती है? तो शक्ति के पीछे जब वैधता जुड़ जाती है तो सत्ता बन जाती है। डी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है राजनीतिक विकास का क्या अर्थ है? तो राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह किसने कहा? तो यह जो कथन है ये बोसाकी के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं स्वतंत्रता और समानता के बीच का संबंध कैसा है? तो 64 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वे एक दूसरे के पूरक हैं। तो डी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है विधि का शासन किस देश की देन है? तो विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन का देन है। सी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति को राज्य का विरोध करना चाहिए। तो 66 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, राज्य सर्वोच्च नैतिक संस्था है आदर्शवाद के अनुसार तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है नारीवाद के अनुसार पितृसत्ता क्या है? तो नारीवाद के अनुसार पितृसत्ता जो है पुरुषों का महिलाओं पर प्रभुत्व वाली व्यवस्था है। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा।
68 नंबर प्रश्न है भूमंडलीकरण के दौर में राज्य की संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो 68 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्रभुता कुछ हद तक सीमित हुई है। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है मानव अधिकार किनको प्राप्त होते हैं? तो मानव अधिकार जो है प्रत्येक मनुष्य को उसके मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। सी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? तो वैश्वीकरण का जो एक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है स्थानीय उद्योगों और संस्कृति को नुकसान है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य है कानूनों को लागू करना। डी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए होता है। सी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में शक्ति पृथक्करण का स्वरूप कैसा है? तो भारत में शक्ति पृथक्करण का स्वरूप जो है कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन किसके बीच होता है? तो शक्तियों का जो विभाजन होता है और केंद्र और राज्यों के बीच होता है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है संसदात्मक शासन में दोहरी कार्यपालिका का क्या अर्थ है? तो दोहरी कार्यपालिका का अर्थ होता है एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। तो बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है दबाव समूह का कार्य क्षेत्र कैसा होता है? तो दबाव समूह का कार्य क्षेत्र होता है वे विशिष्ट हितों तक सीमित होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है राजनीतिक दल जनमत और सरकार के बीच किसका कार्य करते हैं? तो 77 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कड़ी का कार्य करते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है बहुदलीय प्रणाली किस देश में पाई जाती है? तो बहुदलीय प्रणाली जो है भारत में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जागरूक और शिक्षित नागरिक जो है आवश्यक है। डी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है प्रेस को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है? तो प्रेस को लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है सामाजिक न्याय की अवधारणा का संबंध किससे है? तो सामाजिक न्याय की अवधारणा का संबंध जो है आर्थिक और सामाजिक समानता से है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? तो धर्मनिरपेक्षता जो है वो प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। सी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है शक्तियों का पृथक्करण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो 83 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हाँ, क्योंकि यह निरंकुशता को रोकता है। तो ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है प्रतिनिधित्व का सबसे सामान्य आधार क्या है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्षेत्रीय आधार है। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार जो है थॉमस हेयर के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है राष्ट्रवाद का आधार क्या है? तो राष्ट्रवाद का आधार एकता की भावना और साझा पहचान है। डी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है स्वतंत्रता के बिना समानता क्या बन सकती है? तो स्वतंत्रता के बिना समानता जो है एक निरंकुश व्यवस्था बन सकती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अराजकतावाद किस संस्था का विरोध करता है? तो अराजकतावाद जो है राज्य और सरकार का विरोध करता है। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है राजनीतिक समाजीकरण से व्यक्ति क्या सीखता है? तो राजनीतिक समाजीकरण से व्यक्ति जो है राजनीतिक व्यवस्था के मूल्य और विश्वास सीखता है। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है संविधानवाद का अर्थ सीमित शासन है। तो 90 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हाँ, शासन शक्तियों पर अंकुश है इसका अर्थ। तो ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है लोकमत हमेशा बहुमत की राय होती है। तो 91 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं, यह सार्वजनिक कल्याण की राय है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसका ध्यान रखा जाता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतों के अनुपात में सीटों के बंटवारे का ध्यान रखा जाता है। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा।
93 नंबर प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन में मंत्रिमंडल के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अध्यक्षात्मक शासन में मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं वे केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, 94 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ग्लोबलाइजेशन ने किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो ग्लोबलाइजेशन ने अर्थव्यवस्था और संचार को सबसे अधिक प्रभावित किया है। सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की हेयर प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? तो हेयर प्रणाली का दूसरा नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, नकारात्मक उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो नकारात्मक उदारवाद का जनक जो है जॉन लॉक को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, प्लेटो का न्याय किस पर आधारित है? तो प्लेटो का न्याय जो है कर्तव्य पालन पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, राज्य का कार्य व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, यह किसने कहा? तो यह जो है टी.एच. ग्रीन ने कहा है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विधि के पीछे कौन सी शक्ति होती है? तो विधि के पीछे जो है राज्य की संप्रभु शक्ति होती है। सी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता जो है मैकियावेली को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।